हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में हमें टैक्सेशन सिस्टम पढ़ना है। जैसा आप लोग जानते हो कि हम लोग फिस्कल पॉलिसी को शुरू कर चुके थे यूट्यूब पे, और जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था फिस्कल पॉलिसी का। मैंने आप लोगों को बजट का क्लासिफिकेशन करवा दिया है। जिस भी एस्पिरेंट ने नहीं देखा है तो पहले जाके पीछे की 2 वीडियो देख ले और फिर टैक्सेशन सिस्टम को भी समझ लीजिए। तो इसके अंदर हमें क्या क्या करना होगा इस टॉपिक में, देखो अलग अलग तरीके के वर्ड्स, अलग अलग तरीके की टर्मिनोलॉजीज आप लोग पढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स किसको कहते हैं, रिग्रेसिव टैक्स किसको कहते हैं, है ना, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये सब क्या है, क्या इनके फायदे हैं, क्या इनके नुकसान है, कोई टैक्स लगता है तो क्यों लगता है, कोई हटता है तो क्यों हटता है, ये सब चीजें हमें आज की इस सेशन में समझना है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के जीए वाले सेक्शन के लिए परचम क्लासेस आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स लेके आया है, जिसके अंदर स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस सब कुछ करवाया जाएगा। इकोनॉमी मैं करवाऊंगी, बाकी सब सब्जेक्ट्स हमारी पूरी टीम जो है आपको मिलकर करवाएगी। ठीक है। आगे अगर आप सिर्फ इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ इकोनॉमी का कोर्स लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमी को, 0 लेवल से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक का कोर्स जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है परचम ऐप पे। आपको परचम ऐप डाउनलोड करना है और एसएससी इकोनॉमी के कोर्स को अवेल करना है। ये बेशक नाम आपको एसएससी दिख रहा है, लेकिन ये जो कोर्स है मैं इसके अंदर इतनी डिटेलिंग डाल रही हूँ कि ये आपके हर स्टेट पीसीएस लेवल तक के लिए आपका इकोनॉमी जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को अगर डिस्काउंट चाहिए तो यूज कोड पायल 10 टू गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ये जो कोड है ये इकोनॉमी के सेशन पे और एसएससी जीए के सेशन पे अवेलेबल होगा। अगर आप लोगों की तैयारी हो गई है, आप चेक करना चाहते हैं कितनी तैयारी हुई है कितनी नहीं है, तो एसएससी टियर 1 के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ये टेस्ट सीरीज 2 लेवल में है, बिगिनर और एडवांस लेवल के। बिगिनर जो है अभी थोड़े कम लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एडवांस में एडवांस लेवल के मिलेंगे। तो चूज योर लेवल और स्टार्ट द टेस्ट सीरीज। परचम ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज को एनरोल कीजिए। तो हम अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। आज के अंदर हमें प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं ये सब कुछ शुरू करना है। तो आओ सब कुछ मिलके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव या प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है। पहले लेमन टर्म्स में समझेंगे, फिर हम हमेशा की तरह अपनी स्लाइड्स पे आएंगे। देखो नाम क्या है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल यानी कि कुछ प्रपोर्शन, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आनुपातिक कर प्रणाली। हिंदी में इसको कहेंगे आनुपातिक कर प्रणाली, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, आनुपातिक कर प्रणाली। इसमें क्या होता है, आपको अपनी इनकम का एक फिक्स प्रपोर्शन गवर्नमेंट में एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको आपकी इनकम का एक फिक्स परसेंटेज, एक फिक्स प्रपोर्शन गवर्नमेंट में पे करना पड़ेगा। आप चाहे कितना भी कमा रहे हैं, चाहे आप 2 रुपए कमा रहे हैं और चाहे आप 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, आपको आपकी इनकम का एक फिक्स परसेंट, एक फिक्स प्रपोर्शन गवर्नमेंट में पे करना पड़ेगा। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। जैसे मान लीजिए कोई इंसान 10,000 रुपए कमा रहा है, इसको भी अपनी इनकम का 10% गवर्नमेंट में देना है। और कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है, उसको भी अपनी इनकम का 10% जो है वो गवर्नमेंट में देना है। ये कितने दे देगा, ये 1,000 रुपए दे देगा। ठीक है। ये कितना दे देगा, ये 1 लाख रुपए दे देगा। यानी आपकी इनकम कितनी भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, आपको एक फिक्स प्रपोर्शन, आपको एक फिक्स परसेंट अपनी इनकम का गवर्नमेंट के साथ शेयर करना है, जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम अगली टर्म्स को समझते हैं। पहले एक बार स्लाइड पे देख लेते हैं। प्रोपोर्शन में क्या है, गवर्नमेंट ने 10% फ्लैट रेट लगा दिया। गवर्नमेंट ने 10% फ्लैट रेट लगा दिया कि आपकी इनकम कितनी भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, वेदर यू आर पुअर, यू आर मिडिल क्लास, यू आर अपर मिडिल क्लास और अ रिच पर्सन, आपकी इनकम कितनी भी है, आपको आपकी इनकम का एक फिक्स परसेंट, इट मे बी 10, 20, 25, 30 कितना भी हो सकता है, एक फिक्स परसेंट हर इंसान को अपनी आय का टैक्स में देना पड़ेगा। ठीक है। सम प्रपोर्शन ऑफ इनकम विल गो इनटू टैक्सेस, कुछ फिक्स आपकी इनकम का एक हिस्सा टैक्स में जाएगा। जैसे कुछ लोग नहीं कह देते, जो लोग बहुत ही ज्यादा भगवान में यकीन करते हैं, वो क्या कह देते हैं कि मेरी कमाई का 1% मैं भगवान के काम में लगाऊंगा। जैसे किसी ने रूल बनाया होता है, मेरी कमाई का 1%, चाहे मेरी कमाई कितनी भी हो, उसका 1% मैं किसी गरीब की एजुकेशन में लगाऊंगा।
ये क्या होता है? ये प्रपोर्शन है कि आपने अपनी आय का एक फिक्स प्रपोर्शन किसी फिक्स चीज में लगाने की कसम खा ली है। तो ये होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम? अब हम उसको समझते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है और रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है। तो प्रोग्रेसिव क्या होता है? कहते हैं ना प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, रिग्रेसिव थिंकिंग है। तो प्रोग्रेसिव शब्द होता क्या है, ठीक है, उसको समझो। प्रोग्रेसिव लोग किसको कहते हैं? भाई इसकी ना थिंकिंग प्रोग्रेसिव है, मतलब उसको आस पड़ोस में क्या हो रहा है पता नहीं होता है, उसको कोई मतलब नहीं है कोई अपनी लाइफ में कैसे जी रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। अच्छा इनके घर ये हो गया, इनके आज ये आया है, अच्छा इन्होंने नया फ्रिज लिया है, नया टीवी लिया है, गाड़ी भी आ गई इनके, तो एसी भी लग गया। ये क्या है? ये रिग्रेसिव थिंकिंग के लोग हैं कि हम लड़कियों को बाहर नहीं जाने देंगे, हम इनको पढ़ाई नहीं करवाएंगे, इतनी हम उम्र जो है वो बड़ी हो गई है, इनकी जल्दी शादी करो। जो ये इस तरीके की सोच होती है दैट इज रिग्रेसिव, ठीक है। प्रोग्रेसिव क्या है? हम लड़कियों को खूब पढ़ने देंगे, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, हम लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ये कौन होते हैं? ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग के यानी अच्छी सोच के लोग होते हैं। तो ऐसे ही प्रोग्रेसिव टैक्स जो गरीब और अमीर में बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं कर रहा है, वो इक्वल करने की कोशिश कर रहा है सबको, ठीक है। तो आप समझिए, एक है बहुत ज्यादा रिच पर्सन, ठीक है, रिच पर्सन है ये रिच पर्सन है। ये क्या कर रहा है? ये मंथ का 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, ये साल का 1 करोड़ रुपया कमा रहा है। एक इंसान ठीक ठाक सा है, ठीक है, ये साल का 50 लाख रुपए कमा रहा है। और एक इंसान गरीब सा है, वो साल का मान लीजिए 60,000 रुपए कमा रहा है, 60,000 रुपए साल का कमा रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कि इनकम टैक्स लेंगे हम सबसे। हम क्या करेंगे? हम इनकम टैक्स लेंगे, लोगों की इनकम पे टैक्स लेंगे। इसको कहा कि भाई आप टैक्स मत देना, इसको कहा कि आप 5,000 रुपए जो है वो हमको टैक्स दे देना, आप 5,000 रुपए टैक्स दो। इसको क्या कह दिया कि आप 5 लाख रुपए टैक्स दो। क्या हो रहा है? ये इंसान गरीब है, उसको परेशान नहीं किया ताकि वो भी अमीरों के इक्वल आने की कोशिश करे, इक्वालिटी बढ़े। जो थोड़ा अमीर हुआ उसे थोड़ा टैक्स ले लिया, जो बहुत अमीर हो गया उसे बहुत टैक्स ले लिया। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। क्लियर हो गई बात? अगला जो टर्म है दैट इज रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। रिग्रेसिव को करने से पहले एक बार हम स्लाइड पे चलते हैं कि प्रोग्रेसिव क्या कह रही है। प्रोग्रेसिव कह रही है कि टैक्स स्लैब बन जाती हैं 5%, 20%, 30% डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, रिचर द पर्सन, जितना ज्यादा रिच होता रहता है पर्सन, उसकी इनकम का बिग प्रपोर्शन टैक्स के रूप में जाता रहता है, ठीक है। यानी डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव है। जैसे जैसे आदमी अमीर होता जाएगा उसको वैसे वैसे उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर हो गई? प्रोग्रेसिव टैक्स किसको कहते हैं? नाउ लेट अस मूव टू रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। क्या होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम? क्या होता है? प्रतिगामी कर प्रणाली क्या होता है? इसको देखो, ये 3 लोग हैं, यहां पे मैं हूं, ठीक है, मैं हूं, यहां पे मैं हूं, यहां पे मान लीजिए कोई रिक्शा पूलर है, कोई रिक्शा पूलर है, यहां पे कोई बहुत ही अमीर इंसान है, आकाश अंबानी है, ठीक है। ऐसे अच्छे बढ़िया वाले गूगल वोगल उसने लगा रखे हैं, ठीक है, और बढ़िया सब कुछ, गजब की पर्सनालिटी, बहुत ही अमीर सा आदमी है वो। हम तीनों ने ही पिज्जा खाया, मैंने भी पिज्जा खाया, इन्होंने भी पिज्जा खाया, इन्होंने भी पिज्जा खाया। तीनों का जो पिज्जा है रेगुलर साइज का है, 400 रुपए का पिज्जा है, 400 रुपए का पिज्जा है, ठीक है। इस 400 रुपए पे हम तीनों ने ही 100 रुपए जीएसटी दिया। 100 रुपया जीएसटी मैंने दिया, 100 रुपया जीएसटी इन्होंने दिया और 100 रुपया जीएसटी इन्होंने दिया। अब आप यूं देखो, जो ये टैक्स है ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे डाल रहा है? जो ये 100 रुपया है, ये 100 रुपया किसके दिल को सबसे ज्यादा दुखा रहा है? रिक्शा पुलर को। उसकी लाइफ में 100 रुपए की बहुत अहमियत है। मेरी लाइफ में ठीक ठाक सी है और आकाश अंबानी की लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं है। 100 रुपए की क्या औकात है इनके लिए? यानी ये क्या हो रहा है, जो गरीब आदमी है उसको बहुत ज्यादा, उसकी आय का ज्यादा हिस्सा सरकार के पास जा रहा है, क्योंकि इसकी टोटल इनकम ही कितनी होगी? इसकी टोटल इनकम मान लीजिए 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए में 100 रुपया तो गवर्नमेंट ने छीन लिया,
इसकी टोटल इनकम कितनी होगी, इसकी तो 100 करोड़ होगी। उस 100 करोड़ में से 100 रुपया सरकार को जा रहा है, मतलब इसकी इनकम का बहुत कम हिस्सा सरकार को जा रहा है। और मेरी कमाई कितनी है, मेरी 1 करोड़ रुपए साल की है, तो मेरी कमाई का भी एक ठीक ठाक सा हिस्सा सरकार में जा रहा है। बात समझ आ रही है आपको? यानी गरीब आदमी का कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकार को जा रहा है। ये क्या हो गया, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब आपको सेम टैक्स देना है, आप गरीब हैं आप अमीर हैं, अगर कोई इंसान पिज्जा खा रहा है तो सबको 100 रुपए देना पड़ेगा। यानी गरीब को ज्यादा परेशान किया एज कंपेयर टू रिच पर्सन। ठीक है, गरीब को ज्यादा परेशान किया। रिग्रेसिव सोच है, गंदी सोच है, गरीब को ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इससे इनइक्वालिटी बढ़ती है, असमानता बढ़ती है। ये क्या होता है, ये रिग्रेसिव है। हमारा जो जीएसटी है वो रिग्रेसिव ही है। आप समझिए, समझिए क्या होगा रिग्रेसिव में। 18% जीएसटी, 18% जीएसटी ऑन बिस्किट्स वर्थ ₹100, 18 पेड। मतलब ये क्या कह रहा है कि 100 रुपए के बिस्किट के पैकेट पे 18% जीएसटी है। अब उस 18% को कोई खरीदे, एक मुकेश अंबानी अगर पैकेट को खरीद रहा है, पुअर मैन खरीद रहा है, कोई भी खरीद रहा है, सबको 18 रुपए देने हैं। यानी गरीब आदमी को अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा सरकार में देना पड़ा, और जो अमीर आदमी है उसको अपनी आय का इतना सा, उसको आय का इतना सा हिस्सा सरकार में देना पड़ा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। अब नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है उसको समझो। डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको बताती हूँ। डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे। जैसे मैंने रुपया कमाया और उस कमाई पे मुझे टैक्स देना है, तो मैं डायरेक्टली आयकर विभाग में यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस में ये पैसा दे आऊंगी। घूम घाम के पैसा सरकार के पास नहीं पहुंच रहा, डायरेक्ट सरकार के पास पहुंच रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट होगा, डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, और क्या होता है, इसका बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, क्या मतलब क्या हुआ इसका। ये कोई ए पर्सन है, ये पर्सन 1 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है, 1 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है। तो इससे क्या हुआ, 1 करोड़ रुपए साल का कमाया, तो इससे ये हुआ कि इसको ही पे करना पड़ेगा इसका टैक्स, इसका जो टैक्स है वो इसी को ही पे करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कह सकता, या मैं ऐसा नहीं कह सकती कि कमाई तो मैंने कर ली और मैं कह दूं स्टूडेंट्स टैक्स आप पे कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। जो कमा रहा है उसी को ही देना पड़ेगा, यानी जिसके ऊपर टैक्स लगा है इंपैक्ट यानी प्रभाव उसी के ऊपर ही पड़ेगा। जिसने कमाया है वो ही टैक्स पे करेगा, इसके ऊपर ही टैक्स लगा था इनकम टैक्स, तो ये ही पे करेगा, ये अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। और वो पैसा जो अमाउंट होगा वो डायरेक्ट गवर्नमेंट में पे करके आएगा, इसलिए नाम क्या दिया, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट समझ के डायरेक्ट और क्लियर होगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है उसको समझो। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मान लो एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर टी शर्ट्स बन रही है, क्या बन रही है, टी शर्ट बन रही है। इस टी शर्ट के बनने पे प्रोड्यूसर को कितना खर्चा उठाना पड़ा, 800 रुपया। अब ये 800 रुपए की टी शर्ट जो है उसने होलसेल मार्केट में दे दी, किसको दे दी, थोक विक्रेता को होलसेल मार्केट में दे दी। अब होलसेल मार्केट में टी शर्ट दे दी, जैसे ही बेचने लगा यहां जीएसटी वाले खड़े हो गए। जीएसटी वाले क्या बोले, बोले पहले हम एक्साइज टैक्स लेते थे किसी भी चीज के प्रोडक्शन पे, अब जीएसटी लेंगे, आप 100 रुपीज हमें जीएसटी दो। मुझे पता है स्लैब होती है 5%, 5%, 12%, 18%, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं। ठीक है, जीएसटी ले गया 100 रुपया, टी शर्ट कितने की होगी, 900 रुपीज की हो गई। तो होलसेलर को क्या कहा जाएगा जी, 800 रुपए की टी शर्ट थी, 100 रुपया टैक्स का, आप हमें 900 रुपए दे दो। अब होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को ये टी शर्ट बेचेगा। रिटेलर को क्या कहेगा, कहेगा 900 रुपए की तो ये टी शर्ट है। और जैसे ही बेचने लगा यहां पे फिर से जीएसटी वाले आ गए कि आप कुछ बेच रहे हो, पहले सेल टैक्स लेते थे अब जीएसटी देना पड़ेगा, 100 रुपीज वो फिर से ले गया। टी शर्ट कितने की हो गई, 1000 रुपए की हो गई। क्या कहेंगे जी, 900 रुपए की तो टी शर्ट है और 100 रुपया हमने जीएसटी दिया था, तो ये टोटल 1000 रुपए की टी शर्ट आपके लिए हो गई। अब रिटेलर क्या करेगा, इस टी शर्ट को कंज्यूमर के पास बेचेगा, यानी हमारे पास बेचेगा, कस्टमर के पास बेचेगा। अब कंज्यूमर को क्या कहेगा, जैसे ही बेचने लगा फिर से जीएसटी वाले आ गए कि आप फिर बेच रहे हैं, सेल टैक्स की जगह आप जीएसटी फिर दो, 100 रुपया फिर से जीएसटी लग गया।
1100 रुपए की टी शर्ट जो है कस्टमर को पड़ी। रिटेलर क्या कहेगा कस्टमर को कि देखो इतना रुपये की तो हमें पड़ी थी, 1000 की तो हमें पड़ी थी और 100 रुपए टैक्स का, 1100 रुपए आप हमें दे दीजिए। सारा बर्डन किस पे पड़ा? कस्टमर पे पड़ा। सारा बर्डन किस पे पड़ा? कस्टमर पे। इसने अपना बर्डन इसको शिफ्ट कर दिया, इसने इसको शिफ्ट कर दिया, इसने इसको शिफ्ट कर दिया। लास्ट में कौन बचा? कस्टमर। कस्टमर फंसा लास्ट में, यानी इन्होंने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया और गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्टली तरीके से पहुंच रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्ट कोई जाके नहीं दे के आया है सरकार को। मान लीजिए आप कहीं बैठ के कॉफी पी रहे हो, ठीक है, आप कहीं कैफे कॉफी डे में बैठे हो, सीसीडी में बैठे हो, आपकी 250 रुपीज की कॉफी आई, ठीक है, और उसके ऊपर 100 रुपीज टैक्स का आ गया, 100 रुपीज टैक्स का आ गया। आप ये 350 रुपए किसको दोगे? गवर्नमेंट को दोगे क्या? नहीं, आप ये 350 रुपए कैफे कॉफी डे वाले को दोगे, सीसीडी वाले को दोगे। वो सीसीडी फिर आगे जाके सरकार को, यानी इनडायरेक्टली सरकार के पास पहुंच रहा है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पे बर्डन शिफ्ट कर दिया गया है एक दूसरे के ऊपर। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों में डिफरेंस देखा। एक बार स्लाइड्स पे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स जिस पे लगेगा उसी पर ही उसका इंपैक्ट भी पड़ेगा, सेम एंटिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, जिस पे टैक्स लगा है इंपैक्ट उसी पे पड़ेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स विल बी ऑन डिफरेंट एंटिटी। लगा किसी और पे था, ठीक है, टैक्स लगा दुकान वाले पे था, प्रभाव किस पे पड़ा? कंज्यूमर पे पड़ा, कंज्यूमर के लिए वो चीज महंगी हो गई। ठीक है, तो इंसिडेंस तो किसी और पे पड़ा, इंपैक्ट किसी और पे पड़ा इनडायरेक्ट टैक्स में। बर्डन कैन नॉट शिफ्ट ऑन अदर। डायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, आपने कमाया है तो आप ही टैक्स पे करोगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन शिफ्ट ऑन अदर। ठीक है, ये नोट नहीं आएगा, बर्डन कैन शिफ्ट ऑन अदर, बर्डन दूसरों पे शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक, डायरेक्ट रिलेशन विद गवर्नमेंट, डायरेक्ट टैक्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है गवर्नमेंट के साथ। आप डायरेक्ट सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन में अपना पैसा जमा करवा के आए हो, यहाँ इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा। ये नेचर में प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे आदमी अमीर हो रहा है वैसे वैसे उसका टैक्स बढ़ रहा है। लेकिन ये रिग्रेसिव है, गरीब को ज्यादा परेशान करता है, गरीब को ज्यादा इंपैक्ट करता है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है वो हमें समझ आ चुका है। अब कुछ और टर्म समझते हैं, सरचार्ज और सेस क्या होता है, अब उसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरचार्ज। सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, नाम क्या दे दिया? सरचार्ज, यानी चार्ज का सर, सर चार्ज, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स क्या होता है, कैसे होता है, समझो। सरचार्ज कैसे होता है? एक तो ये सभी पे नहीं लगेगा, सरचार्ज सभी को नहीं देना, सभी को नहीं देना। किसको देना है? किसको देना है? इसमें ना गवर्नमेंट कुछ फिक्स कर देती है कि अगर आप x रुपए से ज्यादा कमा रहे हो, आप 2x रुपए से ज्यादा कमा रहे हो, आप y रुपए से ज्यादा कमा रहे हो, मतलब यहां पे आफ्टर अ फिक्स लिमिट, आफ्टर अ फिक्स लिमिट, अगर आप उस लिमिट के बियॉन्ड कमाई कर रहे हो तो आपको टैक्स देना है, तो आपको सरचार्ज देना है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ 2 लोग थे, ये आदमी जो है ये 60 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, या मैं कहूँ ये 6 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, 6 लाख रुपए साल के कमा रहा है, एनुअली कमा रहा है। इसको क्या कहा कि तू ना 3000 रुपए टैक्स के दे दे, तू 3000 रुपए टैक्स के दे दे। ठीक, अब एक और आदमी है, एक और आदमी है, वो क्या है, वो 6 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है, 6 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है। उसको क्या कहा, देख भाई 6 लाख रुपए तो तेरा टैक्स है, 6 लाख रुपए तो तेरा टैक्स है, ठीक है, और इस 6 लाख रुपए पे तू 20% हमको सरचार्ज दे, 6 लाख रुपए पे 20% जो है तू हमको सरचार्ज दे दे। ठीक है, हमको सरचार्ज दे दे, यानी 1,20,000 रुपए समथिंग कुछ बनेगा, ये सरचार्ज भी तू हमको देगा, टोटल 7,20,000 रुपए तू हमको टैक्स का देगा। ठीक है, तो क्या होता है, सब पे सरचार्ज नहीं लगा। अगर कोई आदमी बियॉन्ड अ लिमिट कमा रहा है, वो लिमिट गवर्नमेंट फिक्स करती है, उसी पे ही सरचार्ज लगेगा। फिर कोई 60 करोड़ कमा रहा है, उसके ऊपर ज्यादा सरचार्ज लगेगा, उस पे 20% सरचार्ज कह देंगे। तो सरचार्ज जो है वो टैक्स ऑन टैक्स है, और ये सभी को नहीं देना। अगर कोई इंसान बियॉन्ड अ फिक्स लिमिट कमा रहा है, ये फिक्स लिमिट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इतनी लिमिट के बाद हम इतना सरचार्ज लेंगे।
ठीक है। अब जो ये 20% आए हैं, यानी सरचार्ज के कितने आए, 1,20,000 रुपए जो आए हैं, ये गवर्नमेंट कहां खर्च करेगी नहीं पता, हमें नहीं पता। इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है सरचार्ज का कि ये 1,20,000 रुपए कहां खर्च किए जाएंगे, ठीक है। और ना ही सरचार्ज का पैसा गवर्नमेंट स्टेट के साथ शेयर करेगी, स्टेट के साथ शेयर नहीं करेगी। इसको मैं और डिटेल में बाद में बताऊंगी, पहले बस ये पॉइंट सुन लो। तो सरचार्ज में हमने क्या देखा, ये टैक्स ऑन टैक्स होता है, सभी को नहीं देना। अगर कोई इंसान एक लिमिट के बियॉन्ड कमा रहा है उसी को ही देना है। और जो ये पैसा है 1,20,000 रुपए जो हमने कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन, ये कहां खर्च होगा हमें नहीं पता, गवर्नमेंट कहां स्पेंड कर रही है नहीं पता, इसका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है। ये पैसा 1,20,000 रुपए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा। अब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या था, ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया है, फिस्कल पॉलिसी की इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने ये बताया है। क्लियर हो गई यहां तक बात, ठीक है। तो ये है कंसोलिडेटेड, ये है सरचार्ज। तो एक बार देख लेते हैं, ये कंप्यूटेड ऑन टैक्स अमाउंट, टैक्स ऑन टैक्स है, कहां जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। इट इज नॉट शेयर्ड विद स्टेट, स्टेट के साथ शेयर नहीं होगा। इसका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इसको कहां पे हम खर्च करेंगे, कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है। स्टेट के साथ इसको शेयर नहीं करेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, ये टैक्स ऑन टैक्स है। और सिर्फ एक ही जगह हमको इसका ऑब्जेक्टिव पता है, एक एक्सेप्शन है कि 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है इंपोर्ट ड्यूटी पे। आप जो सामान विदेशों से लाते हो, इंपोर्ट करते हो, उस इंपोर्ट पे लिखा होता है, मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई सामान मंगवाया, इस 100 रुपए पे 10% जो है सोशल वेलफेयर चार्ज लगेंगे। यानी जो 10 रुपए आए सरचार्ज के, इसको सोशल वेलफेयर में ही हम खर्च करेंगे। बस एक ये ऐसा सरचार्ज है जिसका आपको ऑब्जेक्टिव पता है, अदरवाइज बाकी सरचार्ज का पैसा कहां खर्च होता है किसी को नहीं पता होता। ये तो होगी सरचार्ज की बात। अब हम देखते हैं सेस क्या होता है, हमें देखना है सेस क्या होता है। सेस भी एक तरीके से टैक्स ऑन टैक्स ही होता है। अभी सेस कितना चल रहा है, अभी सेस चल रहा है 4%। कितना चल रहा है, 4% चल रहा है, ठीक है। कितना चल रहा है, 4% चल रहा है, 4% चल रहा है सेस, ठीक, 4% सेस चल रहा है। क्या मतलब हुआ इसका, अब देखो, मान लीजिए मैं 1 करोड़ रुपया कमा रही हूं, 1 करोड़ रुपया साल का कमा रही हूं, ठीक है, ये मेरी इनकम है। मुझे क्या कहेंगे, मैडम आपकी 1 करोड़ रुपए साल की इनकम है, तो ऐसा करो आपके ऊपर ना 100 रुपए टैक्स लगेगा। मैंने कहा ठीक है भैया ले लो 100 रुपए टैक्स। फिर किसी ने कह दिया मैडम टैक्स नहीं सरचार्ज भी लगेगा। मैंने कहा अच्छा, तो कैलकुलेट करना शुरू कर दिया मैंने कहा कितना सरचार्ज लेगा। वो बोला हम ना इस पे 20% सरचार्ज लेंगे आपसे। मैंने कहा ठीक है, 20 रुपए और मैंने ऐड कर दिए, यानी 120 रुपए हो गए, ठीक है। अब कितने हो गए ये, 120 रुपए, 100 रुपए टैक्स का, 20 रुपए सरचार्ज का। अब मुझे क्या कहा गया, रुको अभी और देना है। अब आपके ऊपर 4% सेस लगेगा, 4% सेस लगेगा। मैंने कहा अच्छा जी, वो किस बात का। वो बोले ये ना हम 4% हायर एजुकेशन में खर्च करेंगे, हेल्थ में खर्च करेंगे। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ले लो। 100 का 4% यानी 4 रुपया, ठीक है, 100 का 4% 4 रुपया, 20 का 4% 0.8 रुपए, कितना, 0.8 रुपए, यानी ये 4.8 रुपए जो है, ये जो है 4 रुपए 80 पैसे, ये सेस के नाम के हो गए, जो मैंने टोटल इसमें जोड़ दिया। तो आंसर क्या हो गया, 124.8 रुपीज, ये टोटल मुझे गवर्नमेंट में देना है, जिसमें 20% मेरा सरचार्ज है, 4.8 मेरा सेस है। ये 4 रुपए 80 पैसे कहाँ खर्च होगा मुझे पता है। इसमें 1% खर्च हो जाएगा हायर एजुकेशन में, 2% कहीं और, 1% कहीं और। इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है। और सेस सभी को देना है। ये तो चलो 1 करोड़ रुपए पर साल वाला व्यक्ति है। मान लो कोई आदमी है जो एक साल में मान लो 6 लाख रुपए कमा रहा है, एक साल में 6 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है। अब उस आदमी के ऊपर टैक्स कितना बनाया, वो बोले जी टैक्स दे दो आप 3,000 रुपए, ठीक है। तो मैंने पूछा सरचार्ज लगेगा क्या, बोले ना आप पे नहीं लगेगा सरचार्ज, आप पे नहीं लगेगा सरचार्ज, सरचार्ज तो जो और ज्यादा कमाते हैं ना उन पे लगेगा। मैंने कहा ठीक है जी। फिर मेरे को 3,000 नहीं देने हैं, सरचार्ज कितना आया मेरा, सरचार्ज आया 0। इस सरचार्ज पे मतलब अब इस टोटल पे 4% देना है, मतलब जो सेस है वो तो सभी को देना है, चाहे आप कितना भी टैक्सेबल इनकम आपकी बन रही है,
अगर टैक्सेबल इनकम बन ही नहीं रही है तो सेस नहीं देना है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही है, चाहे 1 रुपया टैक्स का पे कर रहे हो, उसके ऊपर भी 4% लगेगा। बात समझ आ गई? सेस सभी को देना है और इसका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है। सरचार्ज का कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो पैसा कहां लगेगा, कहां नहीं खर्च हो रहा है, नहीं पता। लेकिन जो सरचार्ज है वो बियॉन्ड अ लिमिट इनकम अगर आपकी हो रही है तो ही आपको देना है। बात समझ आ गई? दोनों में डिफरेंस क्या है? अब एक और बात समझोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी अमाउंट कमाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी टैक्स कमाती है, उस टैक्स का X% वो स्टेट को देते हैं। ये कितना होगा X%, इसको कौन बताएगा? इसको बताएगा फाइनेंस कमीशन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280। 279A में है जीएसटी काउंसिल और 280 में है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन। तो इसको 288 मत समझ लेना बच्चों, ये 280 है, 280। ठीक है, फाइनेंस कमीशन है 280 में। ये अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जो 2020 से 2025 तक काम करेगा। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है एनके सिंह। इसके चेयरमैन है एनके सिंह, जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है फॉर 5 ईयर, एनके सिंह। इन्होंने क्या बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी टैक्स का कलेक्ट करती है उसका 41% वो स्टेट के साथ शेयर करेगी। अगर इन्होंने 100 रुपए कमाए हैं तो 41 रुपए वो स्टेट को दे देंगे फॉर देयर डेवलपमेंट। कितना होगा ये फाइनेंस कमीशन बताता है। ठीक है, 5 साल के लिए एक बार फाइनेंस कमीशन आता, अपने रिपोर्ट देता है, और 41% अभी वाले फाइनेंस कमीशन ने कह रखा है 41%। यूनियन टेरिटरी के साथ ये पैसा शेयर होता ही नहीं है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो डायरेक्ट यूनियन ही चलाती है। ये जो 41% है ये स्टेट्स को मिलेगा। क्लियर हो गई बात? लेकिन सरकार के पास जो सेस का पैसा आता है और जो सरचार्ज का पैसा आता है, ये पैसा वो स्टेट के साथ शेयर नहीं करते, स्टेट के साथ शेयर नहीं करते, इस बात को याद रखोगे। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं स्लाइड्स को। सरचार्ज देख लिया था, अब हम सेस देखते हैं। सेस टैक्स और सरचार्ज की अमाउंट पे कंप्यूट होता है। ठीक है, इसका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव मेंशन होता है, इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव मेंशन होता है, जैसे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, जैसे हेल्थ और एजुकेशन सेस, जैसे जीएसटी कंपनसेशन सेस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सेस कहां जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पब्लिक अकाउंट में चला जाता है, जहां से फिर गवर्नमेंट लोन वगैरह लेके यूज करती है। ठीक है, तो इसके बाद फाइनेंस कमीशन ने कोई फॉर्मूला नहीं बताती कि स्टेट के साथ कैसे सेस शेयर होगा, यानी सेस का पैसा भी और सरचार्ज का पैसा भी स्टेट के साथ शेयर नहीं होता है। ठीक है, तो ये था सरचार्ज और सेस का पैसा, या तरीका क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम, जैसे कोई कानून बन गया, अब आप ऐसा समझना, जैसे कोई कानून बना, कोई लॉ बना, और अगर उस लॉ से कोई फंडामेंटल राइट जो है, अगर उस एक्ट से कोई फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है किसी का भी, तो कोर्ट क्या कहेगी? इस लॉ को, इस एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दो, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन रहा है, तो आप इस एक्ट को लागू नहीं करोगे, इसको कैंसिल करो। ऐसे ही टैक्स की दुनिया में एडम स्मिथ ने 4 कानून बनाए हैं। ठीक है, इनको कहते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन। एडम स्मिथ जो इकोनॉमी के फादर हैं, उन्होंने 4 कैनन बनाए हैं। कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस एंड कैनन ऑफ इकोनॉमी। अगर कोई टैक्स इन 4 कैनन में से कोई एक कैनन भी फॉलो नहीं करता है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज नॉट मैंडेटरी, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप उस टैक्स को हटा दें तो ज्यादा फायदा होगा। जैसे वेल्थ टैक्स, जैसे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इनको हटा दिया गया। जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इनकी कैलकुलेशन और किसी में मर्ज कर दी, या मतलब इन टैक्सेस को हटा दिया। क्यों हटा दिया, किस बेस पे हटाते हैं? देखो, 4 रूल फॉलो होने चाहिए किसी भी टैक्स के लिए। कैनन ऑफ इक्वालिटी, मतलब जो टैक्स है वो इक्वालिटी के आधार पे लगना चाहिए। ऐसा नहीं गरीब आदमी से तुम टैक्स लिए जा रहे हो और अमीर को परेशानी नहीं कर रहे हो। तो क्या कहा जा रहा है? जितना आदमी रिच होता रहेगा, आदमी जितना रिच होता रहेगा उससे उतना ही टैक्स लेते रहो, मतलब इनकम के प्रोपोर्शन में टैक्स लो, ऐसा नहीं किसी से कितना भी ले लिया। ठीक है, दूसरा कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कितना टैक्स लोगे, मुझे टैक्स पे करना, मुझे पता होना चाहिए आपने कैसे कैलकुलेट किया है, इतना टैक्स मुझसे क्यों लिया गया है, मुझे पता होना चाहिए।
मुझे पहले ही पता होना चाहिए किस डेट को देना है, कितना देना है, कहाँ देना है, सर्टेन होना चाहिए, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि इतना कमाऊंगी तो इतना तो सरकार ले लेगी। एक सर्टेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। रैंडम गवर्नमेंट शुड नॉट डिमांड, रैंडमली ऐसे नहीं कि चल अब की बार 40,000 दे दे, अब की बार 4 लाख दे दे, ऐसा नहीं। एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, मुझे टैक्स पे करना है तो कन्वीनियंट होना चाहिए सारा सिस्टम। कहाँ पे करना है, ऑनलाइन पे कर सकते हैं क्या? जितना ज्यादा कन्वीनियंट कोई सिस्टम बनेगा उतना ही ज्यादा टैक्स जो है गवर्नमेंट कलेक्ट कर पाएगी। जैसे अगर मुझे टैक्स देने में बहुत ही परेशानी हो रही है, साइट नहीं खुल रही और दिक्कत हो गई, मैं क्या कहूँ भाड़ में जाने दे, मुझे नहीं देना है टैक्स वैक्स, इतने परेशानी होती है, इतने दूर जाओ यार, लाइन में लगो इतनी देर तक, पूरा दिन खराब हो जाता है, हमें नहीं देना है टैक्स, हम देते ही नहीं है। इससे क्या होगा, इससे टैक्स की चोरी शुरू हो जाएगी, लोग बचेंगे टैक्स देने से। तो टैक्स हमेशा कन्वीनियंटली पे हो ऐसी सुविधा करनी चाहिए, ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए। कैनन ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग 100 रुपीज टैक्स कलेक्ट कर रहे हो और उसको कलेक्ट करने के लिए आपका 90 या 99 रुपीज तो खर्च ही हो गया, ऑफिसर को देने पड़ रहे, आपको घूम घूम के फ्यूल पे ही खर्चा हो गया आपका कलेक्ट करने में। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो आप टैक्स लागू कर रहे हो वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं 100 करोड़ रुपए टैक्स का कलेक्ट किया और उसको कलेक्ट करने में ऑफिशियल्स की 99 करोड़ तो आपको सैलरी देनी पड़ गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 कैनन जो है एडम स्मिथ ने बताए हैं टैक्सेशन के। तो इतनी चीजें हम लोगों ने आज के सेशन में की, आई होप आपको समझ आई है। प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेस, सरचार्ज और एडम स्मिथ के कैनन ऑफ टैक्सेशन। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये सीजीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको देखना है कि आप कर पा रहे हो। ये कह रहा है कि उस टैक्स सिस्टम को क्या कहेंगे दैट कलेक्ट्स अ ग्रेटर शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम दोज विद हाई इनकम। मतलब जिन लोगों की इनकम हाई है, जिन लोगों की इनकम हाई है उनका टैक्स हाई, जिन लोगों की इनकम कम उनका टैक्स कम। इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? हमने अभी पढ़ा था कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर ऐसा होता है कि इनकम ज्यादा तो टैक्स भी ज्यादा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूल अंडर कैनन ऑफ टैक्सेशन? 4 तरीके के कैनन ऑफ टैक्सेशन पढ़े, आपको बताना है कौन सा कैनन ऑफ टैक्सेशन में नहीं आएगा। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। ये भी हमने पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। और चौथा क्या पढ़ा था हमने? कैनन ऑफ इक्वालिटी। तो क्या नहीं आ रहा? नॉट पूछा उसने, तो आंसर क्या आ जाएगा? कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह इक्वालिटी आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी शेयर्ड विद स्टेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें से क्या स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करेगी? इनकम टैक्स, सेस, सरचार्ज या बोथ बी एंड सी? हमने देखा सेस और सरचार्ज दोनों ही शेयर नहीं किए जाते, आंसर विल बी डी, बोथ बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको बताना है, ये आपके लिए है, ठीक है। तो आज का होमवर्क क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स? फिक्स रेट ऑफ, लाइन पूरी नहीं है, फिक्स रेट ऑफ टैक्सेशन आफ्टर अ स्लैब, एक स्लैब के बाद फिक्स रेट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है भाई, इतना % सबको देना ही है। इंक्रीज इन टैक्स रेट्स एज इनकम इंक्रीजेस, इंक्रीज इन टैक्स रेट एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स रेट बढ़ रहा है। डिक्रीज इन टैक्स रेट एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स कम होता जा रहा है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या एक फिक्स स्लैब होती है या इनकम के साथ कम ज्यादा होता है, किसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स? आई होप आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, और आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए ताकि उनका भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।